प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार संसद में सार्थक चर्चा और सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप पूरी तरह असत्य और आधारहीन। उन्होंने लोकसभा सदस्यों से आग्रह किया कि वे मामले से जुड़े तथ्यों और तर्कों की जांच करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विघ्न उत्पन्न करने वालों को साजिशों के माध्यम से भारत को विकास के रास्ते से अलग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश में अब तक 41 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने का नया रिकॉर्ड बना। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंधों में कुछ और ढील के साथ कोरोना कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने दालों के आयातकों को भंडारण में छूट दी। कहा, मिल मालिकों और थोक कारोबारियों के लिए भंडारण नियमों को उदार बनाया गया। भारत दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां देश बना। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन पर आरोप लगाया कि वो विश्व में बड़े पैमाने पर साइबर अपराध गतिविधियां चला रहा है। और भारत और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार सार्थक चर्चा और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। सत्र से पहले कल संसद के बाहर श्री मोदी ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से सदन में कठिन से कठिनतम प्रश्न पूछने का आग्रह किया। ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो। देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। प्रधानमंत्री ने सभी से कोविड दिशा निर्देशों के पालन में सहयोग की अपील की। संसद का मानसून सत्र कल हंगामे के साथ शुरू हुआ। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले महंगाई और किसानों सहित विभिन्न मुद्दों पर दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन का कामकाज चलने दिया जाए। शोर शराबा जारी रहा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। सुबह शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय कराने के लिए उठे। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें लगा कि संसद में उत्साह का माहौल होगा क्योंकि कई महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को मंत्री बनाया गया है। हमारी महिला सांसद, दलित भाई, आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब के साथी, हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता, लेकिन शायद ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। विपक्षी सदस्य कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग तथा तेल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के इस व्यवहार को अनुचित बताया। प्रधानमंत्री संसद में आकर
सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है। यह हेल्दी ट्रेडिशन यहां का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने नए मंत्रियों का परिचय देने की प्रक्रिया में बाधा डालने पर विपक्ष की निंदा की। हंगामे के बीच सभापति ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिए। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जासूसी के सभी आरोपों से इनकार किया है और इसे झूठा और निराधार बताया है। I humbly submit that the publisher of the report states that it cannot say if the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly, and the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker, sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. पैगासस प्रोजेक्ट के बारे में लोकसभा में एक बयान में श्री वैष्णव ने सभी सदस्यों से तथ्य और तर्क के आधार पर मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस खबर का आधार ये है कि एक संस्था ने 50,000 फोन नंबरों के डाटाबेस को लीक करके उस पर अपनी पहुंच बना ली और आरोप लगाया जा रहा है कि इन फोन नंबरों से जुड़े व्यक्तियों की जासूसी की जा रही है। श्री वैष्णव के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि डाटा में किसी फोन नंबर की मौजूदगी से ये पता नहीं चलता कि पैगासस किसी उपकरण तक पहुंच गया है या उस उपकरण को हैक करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इस तकनीकी विश्लेषण को फोन में लगाए बिना ये निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि इससे हैक करने का प्रयास हुआ है। संचार मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि किसी सूची में नंबर का होना जासूसी का प्रमाण नहीं है। उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र से पहले किसी वेबसाइट पर इस खबर के जारी होने के समय पर भी सवाल उठाया। श्री वैष्णव ने कहा कि किसी तरह की अवैध निगरानी हमारे कानून और मजबूत संस्थाओं में नियंत्रण और संतुलन के साथ संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में एक सुस्थापित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर कानूनी रोक लगाई जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग साजिशों के माध्यम से भारत को विकास के रास्ते से अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र से विकास के नए रास्ते बनेंगे। उन्होंने कहा कि विघ्न पैदा करने वालों का वैश्विक संगठन है जो भारत की प्रगति नहीं चाहता। बाधा पहुंचाने वाले भारत के राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं और वे भी भारत को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते। गृहमंत्री ने कहा कि कुछ वर्गों ने मॉनसून सत्र से एक दिन पहले वैश्विक स्तर पर भारत को नीचा दिखाने के लिए रविवार की रात एक रिपोर्ट प्रकाशित की। गृहमंत्री ने कहा कि जनता को मौजूदा मॉनसून सत्र से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना निर्धारित है। श्री शाह ने लोगों को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय कल्याण ही नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ये लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों के एक मंच ने सेवानिवृत्त नौकरशाहों से अपील की है कि वे भारतीय लोकतंत्र, उसके संस्थानों और विधि संगत तरीके से उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में सार्वजनिक दुर्भावनापूर्ण बयानबाजी से बचें। इस मंच में न्यायपालिका, लोक सेवा, पुलिस, सैन्य बलों, शैक्षणिक समुदाय, पेशेवर और अन्य बुद्धिजीवी शामिल हैं। एक खुले पत्र में मंच ने कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित दबाव बनाने वाला समूह हजारों पूर्व नौकरशाहों और अन्य राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस मंच का विश्वास है कि भारत विश्व में सर्वोत्तम लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है। मंच ने कहा है कि संविधान को बचाने का बहाना बनाकर
उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में दिया गया वक्तव्य एक गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। मंच ने कहा कि झूठे मुद्दों के माध्यम से अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के बजाय पूर्व नौकरशाहों को सत्य, निष्ठा, निष्पक्षता, न्याय और मर्यादा का आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। लोकसभा में आज फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंध संस्थान विधेयक 2021 विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा। राज्यसभा में आज नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। संचार और सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा की गोपनीयता भंग किए जाने के संबंध में मीडिया में आई खबरों के बारे में वक्तव्य देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार संसद में सार्थक चर्चा और सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप पूरी तरह असत्य और आधारहीन। उन्होंने लोकसभा सदस्यों से आग्रह किया कि वे मामले से जुड़े तथ्यों और तर्कों की जांच करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विघ्न उत्पन्न करने वालों को साजिशों के माध्यम से भारत को विकास के रास्ते से अलग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश में अब तक 41 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने का नया रिकॉर्ड बना। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंधों में कुछ और ढील के साथ कोरोना कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने दालों के आयातकों को भंडारण में छूट दी। कहा, मिल मालिकों और थोक कारोबारियों के लिए भंडारण नियमों को उदार बनाया गया। भारत दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां देश बना। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन पर आरोप लगाया कि वो विश्व में बड़े पैमाने पर साइबर अपराध गतिविधियां चला रहा है। और भारत और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। देश में अब तक 41 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया रिकॉर्ड बना है। अब तक 41 करोड़ 13,55,665 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी को कोविड रोधी टीका लगाए जाने का नया चरण 21 जून को शुरू हुआ था और कल वैक्सीन की 47,77,000 डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में वैक्सीन की 22,38,000 से अधिक पहली और 1,48,000 से अधिक दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से इसी आयु वर्ग में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 12 करोड़ 73 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 50,58,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 1 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन दी गई हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 97.32% है। अब तक 3 करोड़ 3 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंधों में कुछ छूट के साथ कोविड कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल के सदस्य सुबोध उनियाल ने कहा है कि राज्य के भीतर यात्रा करने वालों को नेगेटिव आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूछताछ नहीं की जाएगी। दुकानें और बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक सप्ताह में 6 दिन खुले रहेंगे। इससे पहले दुकानें खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक था। प्रशासन ने वाटर पार्कों की भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। बढ़े हुए कर्फ्यू की अवधि के दौरान भी शुरुआत के दिनों में जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर अन्य राज्यों से हवाई जहाज से आने वाले सभी यात्रियों को दोनों टीके का प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। नया नियम आज से प्रभावी हो गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट रवाना होने से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। इसके पहले ये नियम केवल सर्वाधिक प्रभावी 5 राज्यों के लिए लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए तथा राज्य सरकारों और विभिन्न पक्षकारों से मिली जानकारी के बाद मिल मालिकों और थोक कारोबारियों के लिए दलहन के भंडारण नियमों को उदार बनाया है और दाल के आयातकों को भंडारण सीमा से छूट देने की घोषणा की है। हालांकि वे उपभोक्ता कार्य विभाग के वेब पोर्टल पर दलहन के भंडारण की जानकारी देते रहेंगे। भंडारण सीमा केवल तूर,
उड़द, चना और मसूर की दालों पर ही लागू होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित आदेश के अनुसार इन दालों पर भंडारण सीमा इस वर्ष 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा 500 मीट्रिक टन होगी, लेकिन किसी एक किस्म की दाल का भंडार 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होना चाहिए। खुदरा विक्रेताओं के लिए ये सीमा 5 मीट्रिक टन, जबकि मिल मालिकों के लिए ये सीमा पिछले 6 महीनों का उत्पादन या वार्षिक उत्पादन क्षमता का 50% जो भी अधिक हो वही रहेगी। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद भारत दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले 5वें देश के रूप में सामने आया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले महीने की 25 तारीख को देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $609 अरब था। उन्होंने कहा कि आयात के संदर्भ में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 18 महीनों से अच्छी स्थिति में है। अमेरिकी प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि चीन साइबर अपराध गतिविधियों में शामिल है और वो विश्व में बड़े पैमाने पर सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों को चला रहा है, जिससे लोगों को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। नेटो के सभी 30 देशों, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने चीन पर इसके वैश्विक दुष्परिणामों का आरोप लगाया है और इसके लिए अपनी एकजुटता दिखाई है। अमेरिका के न्याय विभाग ने चीन के 3 अधिकारियों पर इबोला जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए विश्व प्रणाली को हैक करने का आरोप लगाया। इस बीमारी के बारे में मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल जैविक युद्ध या कोविड जैसी महामारी उत्पन्न करने में किया जा सकता है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि चीन के सुरक्षा मंत्रालय ने साइबर जासूसी गतिविधियों को लेकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर के संवेदनशील उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिसका हजारों कंप्यूटरों और नेटवर्क पर असर पड़ा। इनमें से ज्यादातर कंप्यूटर और नेटवर्क निजी क्षेत्र के थे। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा का महोत्सव आज हो रहा है। लगातार दूसरे वर्ष महामारी के बीच यात्रा को सुचारू आयोजित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने पुरी में यात्रा के आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। छतों से यात्रा देखने पर भी रोक लगाई गई है और सभी प्रवेश स्थान सील कर दिए गए हैं। यहां तक कि वापसी यात्रा के रथ में वे ही लोग खींचेंगे जो कोविड जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए इस वापसी यात्रा का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ के श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपद वादीर स्वामी जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी जी को समाज सेवा, विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। बिहार में रेल पटरियों पर पानी घटने के बाद पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल सेवा बहाल कर दी गई है। इस मार्ग पर रेल सेवा पटरियों के पानी में डूबने के बाद लगभग 1 पखवाड़े पहले बंद कर दी गई थी। स्थिति में सुधार के बाद इस रेल मार्ग पर लगभग 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां फिर चलनी शुरू हो जाएंगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि रेलवे मुक्तापुर समस्तीपुर मार्ग पर पुलों के साथ साथ रेल पटरियों और रेल पुलों का निरीक्षण करता रहेगा। इस बीच सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्व और पश्चिम चंपारण सहित 7 जिलों में बाढ़ की स्थिति स्थिर बनी हुई है। प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर मीडिया और प्रसारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए नेक्स्ट जेन प्रसारण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में मिलकर काम करेंगे। आईआईटी कानपुर और प्रसार भारती के बीच इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद आईआईटी कानपुर में मीडिया और प्रसारण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा है कि भारत डिजिटल वीडियो और स्मार्टफोन का सबसे बड़ा खुला बाजार है और देश में ही 5G मानकों के विकास से काफी लाभ होगा तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने रविवार को पहला मैच 7 विकेट से जीता था। तीसरा और अंतिम मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा।
दोनों टीमें 25 जुलाई से 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेलेंगी। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 4 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला की। अपूर्वी चंदेला का जन्म 4 जनवरी 1993 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। अपूर्वी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे उन 4 भारतीय निशानेबाजों में से एक हैं जिन्होंने पहले भी ओलंपिक्स में भाग लिया है। अपूर्वी उन भारतीय निशानेबाजों की पीढ़ी से आती हैं जिन्होंने 2008 के पेइचिंग ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से प्रेरणा ली। अंजलि भागवत और सुमा शिरूर के संन्यास लेने के बाद 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कोई भी महिला शूटर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी चमक नहीं बिखेर पाई। इसका नतीजा था कि कोई भी महिला राइफल शूटर वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों से इस स्थिति में बदलाव आया। ग्लासगो में अपूर्वी ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 2015 में चैंगवॉन विश्व कप में अपूर्वी ने कांस्य पदक हासिल किया। 2015 में ही विश्व कप फाइनल्स में अपूर्वी ने रजत पदक जीता। 2016 के रियो ओलंपिक्स में चंदेला का प्रदर्शन अन्य भारतीय निशानेबाजों की तरह निराशाजनक रहा। 2019 में अपूर्वी का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने दिल्ली में महिला फाइनल्स में 252.9 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद म्यूनिख में भी स्वर्ण पदक जीतकर अपूर्वी ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। अब टोक्यो ओलंपिक्स में पूर्वी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स डेस्क। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज में बड़ी संख्या में श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। रविवार के सवाल का सही जवाब भुवनेश्वर, ओडिशा के मास्टर प्रभु आशीष पटनायक ने भेजा है। विजेता बनने पर प्रभु आशीष पटनायक ने प्रसन्नता व्यक्त की। I am very happy to win All India Radio Olympic Quiz Contest. I am thankful to All India Radio News. My best wishes to Indian athletes. I wish they win medals for India and make India proud. From Odisha, there are some players in men's and women's hockey team. Women's sprinter Duti Chand is also from my state, Odisha. I wish her all the best. Duti Didi medal जीती के आसी हो। जय हिंद। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। फायर और फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने कल लेह से काराकोरम करगिल के लिए श्रद्धांजलि रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और विशाल, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, आज प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने संसद में कल हंगामे के साथ सत्र आरंभ होने को सुर्खियां बनाया है। जनसत्ता ने बड़े अक्षरों में लिखा है, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं कराया जा सका। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा सरकार को जवाब देने का मौका दें। दैनिक जागरण की सुर्खी है, विपक्ष का ऐसा व्यवहार नहीं देखा।
पेगासस फोन हैकिंग मामले पर अचानक उठे राजनीतिक बवाल के इर्द गिर्द चली बयानबाजी पर भी सभी अखबारों की नजर है। गृह मंत्री अमित शाह का ये वक्तव्य कई अखबारों में है कि विघटनकारी शक्तियां भारत की विकास यात्रा नहीं रोक पाएंगी। कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रही राजनीतिक हलचल पर सभी अखबारों ने अपने अनुमान और आकलन के साथ खबर दी है। कोविड टीकाकरण पर भी अखबारों की नजर है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, टीकों ने मौत का खतरा घटाया। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को लगभग सभी अखबारों ने महत्व दिया है कि प्राइवेट अस्पताल उद्योग बन गए हैं, इन्हें बंद करना बेहतर। हरिभूमि ने लिखा है, लोगों के जीवन की कीमत पर हम उन्हें समृद्ध नहीं होने देंगे। अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों वाले अस्पतालों पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। दिल्ली और आसपास कल बारिश के बाद जलभराव की खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उत्तरकाशी में बादल फटा, यूपी में मकान गिरा, दिल्ली पानी पानी, डूबने से एक की मौत। दिल्ली के द्वारिका इलाके में सड़क के भीतर समाई कार के चित्र लगभग सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है, नोएडा गाजियाबाद दिल्ली के बीच यातायात जाम और व्यवधान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से स्थिति रिपोर्ट देने को कहा। लोकसत्य की खबर है, करीब 250 साल पुराने रक्षा भूमि नीति में होगा बदलाव। हरिभूमि ने अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हवाले से खबर दी है, धरती की ओर तूफानी रफ्तार से आ रहा है एक विशाल एस्टेरॉयड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 25 जुलाई की रात को करीब 2 बजे पृथ्वी कक्ष के करीब से गुजरेगा। अखबार लिखता है, ये आकार में लंदन की बिग बेन से 2 गुना है। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट पर लिखा है, हफ्ते में 3 दिन 40 मिनट तेज चलने का असर, 60 वर्ष की आयु के पार लोगों की याददाश्त में सुधार हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार संसद में सार्थक चर्चा और सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप पूरी तरह असत्य और आधारहीन। उन्होंने लोकसभा सदस्यों से आग्रह किया कि वे मामले से जुड़े तथ्यों और तर्कों की जांच करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विघ्न उत्पन्न करने वालों को साजिशों के माध्यम से भारत को विकास के रास्ते से अलग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश में अब तक 41 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने का नया रिकॉर्ड बना। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंधों में कुछ और ढील के साथ कोरोना कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने दालों के आयातकों को भंडारण में छूट दी, कहा मिल मालिकों और थोक कारोबारियों के लिए भंडारण नियमों को उदार बनाया गया। भारत दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां देश बना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।